नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज बात नीतीश कुमार की कि नीतीश कुमार आखिर क्यों हुए इंडिया अलायंस से बेगाने। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये कि नीतीश किन शर्तों पर राजद और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके इंडिया अलायंस में आए थे, और अब ऐसा क्या हुआ कि वो इंडिया अलायंस से अलग हो रहे हैं। तो पहले बात उन कारणों की जिनके चलते हुए भाजपा से अलग होकर राजद के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हुए थे। तो इनमें चार पांच प्रमुख कारण थे, जिनमें सबसे पहला कारण था उस समय पर चिराग पासवान। जिस तरह से चिराग पासवान ने विधानसभा चुनावों में यह निर्णय लिया कि वो गठबंधन का हिस्सा होते हुए या भाजपा के को समर्थन करते हुए भी उन सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जहां नहीं लड़ रही है। तो जाहिर सी बात है कि वो सीटें अगर गठबंधन की दृष्टि से देखी जाएं, एनडीए की दृष्टि से देखी जाएं, तो वो जेडीयू की सीटें थीं। तो उन पर चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी उतारे, और उसमें बहुत सारी सीटें ऐसी थीं जहां पर अ, चिराग पासवान की पार्टी का प्रत्याशी होने के कारण जेडीयू चुनाव हार गई। ऐसी सीटों की संख्या 35 या 36 के करीब थी। तो एक तो उनकी नाराजगी ये थी कि अगर वो 35-36 सीटों में से अगर 30 सीटें भी वो जीत गए होते तो उनकी संख्या भी काफी ज्यादा हो जाती, लगभग बीजेपी के बराबर हो जाती, और दूसरी तरफ आरजेडी की संख्या काफी कम हो जाती। तो उस स्थिति में वह एक मजबूत प्लेयर रहते विधानसभा में। अब चूंकि उनकी सीटों की संख्या बहुत कम हो गई तो विधानसभा में वह बहुत कमजोर हो गए। तो उनकी एक नाराजगी चिराग पासवान के साथ थी, और बीजेपी ने चिराग पासवान को एनडीए का हिस्सा न मानते हुए भी चिराग पासवान के साथ अपनी दूरी कम नहीं की, और चिराग लगातार कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि जो बीजेपी के मिनिस्टर्स थे वो बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे नीतीश कुमार को। बहुत सारे मसलों में वो उनको इग्नोर कर रहे थे। नीतीश कुमार को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। नीतीश कुमार, जहां तक मैं उनको समझ पाया हूं, वो प्रोटोकॉल को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं। तो उनको ऐसा लगता था कि कोई भी मिनिस्टर अपनी मनमानी अगर कर रहा है तो वह गलत है। तो उनको इसमें एक अपमान महसूस होता था। तीसरा जो कारण था वो यह था कि भाजपा ने जिन लोगों को डिप्टी सीएम बनाया था उनके साथ उनका तालमेल बिल्कुल नहीं बैठ पा रहा था। दोनों नए लोग थे, और गठबंधन की दृष्टि से देखा जाए तो जिस तरह का तालमेल सुशील मोदी का नीतीश कुमार के साथ रहता था, उस तरह का तो छोड़िए, बिल्कुल उससे एक तरीके से आप मान लीजिए कि एंटी खड़ा हुआ था वह। जो भी उन्होंने दो उप मुख्यमंत्री बनाए थे, मेरे ख्याल से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, तो उन दोनों के साथ उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिसके चलते भाजपा के जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ भी उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो तीसरा यह कारण था। चौथा कारण जो उनका था, मतलब ये तो जो मैंने कारण बताए वो तो कारण थे बीजेपी का साथ छोड़ने के। इसके साथ साथ वह आरजेडी के साथ क्यों चले गए, तो उसमें एक कारण यह था कि आरजेडी की ओर से उनको एक प्रस्ताव दिया गया था कि
यूपीए की तरफ से, उस समय इंडिया या इंडिया अलायंस नहीं था, तो यूपीए की तरफ से उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कराएंगे। यह आश्वासन आरजेडी की तरफ से दिया गया था और संभवतः कांग्रेस की तरफ से भी दिया गया होगा। तो चूंकि सबने मिलकर के ही सरकार बनाई थी, तो एक कारण तो ये था उधर जाने का, और दूसरा यह था कि उस समय पर नीतीश कुमार को शायद इस बार ऐसा लगने लगा था कि आने वाले समय में बीजेपी कमजोर होगी, खासतौर से लोकसभा चुनावों में। उनको लग रहा था कि 10 साल तक कोई प्रधानमंत्री अगर अपनी कुर्सी पर रहता है तो उसके अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी हो ही जाती है। शायद उनको ऐसा लग रहा होगा। तो उस समय वह महसूस कर रहे थे कि आने वाले 1 डेढ़ साल में जब तक लोकसभा का चुनाव आएगा, तब तक भाजपा की छवि उस तरह की नहीं रहेगी और वह कमजोर हो जाएगी। और कमजोर भाजपा होने की स्थिति में उनके लिए इस बात के चांस काफी ज्यादा बन सकते हैं कि वह यूपीए की तरफ से या विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने। तो ये सारे कारण थे जिसके चलते उन्होंने उस समय पर यानी 2022 में भाजपा का साथ छोड़ा और आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने राज्य में सरकार बनाई। अब जो परिस्थितियां उसके बाद उत्पन्न हुई, शुरू में तो चीजें काफी स्मूथ चली, लेकिन जैसे ही 6 महीने के आसपास का समय गुजरा, उसके बाद से ये शुरू हुआ कि जो आरजेडी के बहुत सारे नेता थे, बहुत सारे विधायक थे, तो उन लोगों ने एक दबाव बनाना शुरू किया कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और आप केंद्र की राजनीति देखिए। तो उसके लिए उन्होंने प्रयास भी बहुत किए नीतीश कुमार ने। उन्होंने अपनी तरफ से एक गठबंधन को विस्तार देने की कोशिश की। वो नवीन पटनायक के पास गए, उन्होंने केसीआर के साथ बातचीत की, उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की, और हालांकि उद्धव ठाकरे तो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे ही महाराष्ट्र में, लेकिन फिर भी उन्होंने उद्धव ठाकरे से बातचीत की। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल से बात की, ममता बनर्जी से मिले, इन सारे लोगों से मिले और मिलने के बाद जो तत्कालीन यूपीए था उसको विस्तार देने की कोशिश की और एक नया बड़ा गठबंधन बनाने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि वो प्रयास इतना धीमा था कि जब तक इस गठबंधन की या इस नए गठबंधन की पहली बैठक पटना में हुई, तब तक काफी समय गुजर चुका था और इस प्रयास में उनको बहुत ज्यादा सफलता भी नहीं मिली, क्योंकि जो दो बड़े प्लेयर थे केसीआर और नवीन पटनायक, वह साथ में नहीं आए। अरविंद केजरीवाल अलग परिस्थितियों के कारण आए, तो बहुत ज्यादा उनको सफलता नहीं मिली। आंशिक सफलता आप कह सकते हैं कि मिली कि हाँ, सबको उन्होंने दोबारा से एक साथ बैठा दिया, हालांकि लोग पहले भी एक साथ बैठते रहे थे। इसके बाद जो परिस्थिति बनी, जब दूसरी बैठक हुई बंगलौर में, तो बंगलौर बैठक में उनके साथ बहुत ही अपमानजनक घटनाएं घटित हुई। एक तो वहां पर नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगाए गए बंगलौर में। दूसरा यह कि नीतीश कुमार को बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया गया। हालांकि तवज्जो तो उनको उस बैठक में भी नहीं दिया गया था जो उन्होंने खुद आयोजित की थी पटना में। पटना में आप घटनाएं देखिए कि ममता बनर्जी आती हैं और वह नीतीश कुमार से बहुत अच्छे से अभिवादन भी नहीं करती हैं, और जबकि लालू यादव के जाकर वह पैर छू लेती हैं। इसके अलावा जब बंगलौर में हुआ तो बंगलौर में भी स्थिति यही रही कि उनको एक तरीके से बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया और वो वहां से शायद जल्दी चले भी आए थे। इसके बाद उनके ऊपर फिर और ज्यादा दबाव बनाया जाने लगा। तो एक बात यह थी कि उनको जो नया गठबंधन बना, जिसका बाद में ममता बनर्जी ने नाम दिया इंडिया और जिसे इंडिया अलायंस कहा गया, तो उसमें उनको कन्वीनर बना दिया जाए। तो उनको कन्वीनर तो बनाया नहीं गया, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का तो मौका ही पूरी तरीके से खत्म हो गया, तो उनको कुछ मिलता दिख नहीं रहा था। तो वो किस आधार पे
छोड़ देते। तो ये एक समस्या थी। कुल मिला के इस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनते चले गए कि आप मुख्यमंत्री का पद छोड़िए। यह दबाव लगातार आरजेडी की तरफ से बन रहा था और नीतीश कुमार उस स्थिति में थे नहीं। तो इन सब चीज़ों के चलते ये परिस्थितियां उत्पन्न होती चली गई। इसके साथ साथ कुछ और भी घटनाएं हुई। तो अब वो बाहर क्यों निकले उस इंडिया गठबंधन से, तो उसके भी कई सारे पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि लालू यादव जल्दी से जल्दी तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते थे। तो इसके लिए आरजेडी की तरफ से उनके ऊपर लगातार दबाव बन रहा था। दूसरा कारण यह था कि जो आरजेडी के मंत्री और पदाधिकारी थे वह जहां तहां अनर्गल बयानबाजी कर देते थे और नीतीश कुमार पहले भी इन्हीं वजहों से आरजेडी छोड़ चुके थे। हालांकि उस समय उन्होंने बहाना दूसरा बनाया था। उस समय उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के आरोप से तेजस्वी लालू घिरे हुए हैं और उनको जाके उसका सामना करना चाहिए, सबूत देने चाहिए अपनी बेगुनाही के, ऐसा वो कर नहीं रहे इसलिए हमने छोड़ दिया। तो कारण वो नहीं था, कारण मेन यही था कि आरजेडी के जो ज्यादातर नेता थे वह उटपटांग बयानबाजी कर रहे थे और ये दोबारा से शुरू हो चुकी थी। तो इस बार भी एक ये कारण बना। तीसरा कारण था आरजेडी के कार्यकर्ताओं का पूरे बिहार में अराजकता फैलाना। पिछले कुछ समय में, खासतौर से जब इस बार सीएम बने नीतीश कुमार, उसके बाद से बिहार में अराजकता का माहौल बहुत तेजी से फैला। अच्छा, उसके पीछे कारण यह था कि जो 2015 में जो सरकार बनी थी, या 15 से पहले कह लीजिए कि जो सरकार बन गई थी उसमें आरजेडी सम्मिलित थी। तो उस सरकार में जो ताकत दोबारा से आरजेडी ने गेन की, सत्ता की ताकत सभी जानते हैं, तो उस समय पर जो ताकत दोबारा से आरजेडी ने गेन की और इस बार जब 2022 में सरकार दोबारा बनी तो उस ताकत को इंक्रीज करने की कोशिश की आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने। और उनकी ताकत इंक्रीज करने का तरीका वही है गुंडागर्दी, अपहरण, मर्डर, यही सारे उनके तरीके। तो जो अराजकता पूरे बिहार में फैली और जो गुंडागर्दी फैली, तो वह एक कारण था। क्योंकि नीतीश कुमार, जिनको पहले कार्यकाल में सुशासन बाबू का नाम दिया गया था, तो उनकी छवि के बिल्कुल खिलाफ था। तो यह भी एक कारण रहा। चौथा कारण मैंने आपको बताया कि जो इंडिया अलायंस बना, तो उस इंडिया अलायंस में उनको ना तो कोई महत्वपूर्ण पद दिया गया, ना उनको उस तरह का सम्मान दिया गया। सुनने में तो यह भी आता है कि मीटिंग्स के बीच में उनकी ज्यादातर बातें, जो उनके सुझाव होते रहे, उनको अलग अलग नेताओं द्वारा काट दिया जाता रहा। जैसे बताया जाता है कि जब ममता बनर्जी ने इंडिया नाम का सुझाव दिया था, तब नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। नीतीश कुमार का कहना था कि इंडिया नाम देना ठीक नहीं है, आप इसे कुछ और नाम दे दीजिए। लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। इसके बाद जब अभी दिल्ली में एक इनका मीटिंग हुई थी इनकी, तो उसमें हिंदी और अंग्रेजी को लेकर के बहस हो गई स्टालिन के साथ उनकी। तो ये कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे थे जिसमें वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे और सम्मान तो उनको मिल ही नहीं पा रहा था। और अगला वही कि पीएम का तो छोड़िए, उनको जो है, जो नया गठबंधन बना था, उस गठबंधन का संयोजक तक घोषित नहीं किया जा रहा था। और बाद में जब इस तरह का मौका आया भी, तो ये हुआ कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया जाए। तो ये भी उनके लिए थोड़ा सा अपमानजनक था। फिर एक बड़ी समस्या जो मैंने पहले बताई कि ना आप उनको इंडिया अलायंस का कन्वीनर बना रहे हैं, ना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना रहे हैं, और बाकी जो दल हैं उनके पास देने के लिए तो कुछ है नहीं। तो उनके लिए कोई सम्मानजनक एग्जिट नहीं बन पा रहा था। आरजेडी लगातार दबाव तो बना रही थी कि आप इस्तीफा दीजिए, दिल्ली की राजनीति कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन दिल्ली की राजनीति कैसे, किस हैसियत से? भाई अगर वो इस्तीफा देते हैं तो कम से कम वो यह तो कहने की स्थिति में हो कि चलो भाई, हम नए गठबंधन के, जो भी नया गठबंधन है, इंडिया अलायंस है या इंडिया है, जो भी है, तो उसके कन्वीनर हैं या अध्यक्ष हैं या कुछ भी है, जिसमें कि वो कोई इनिशिएटिव ले सकें कि हाँ भाई, हम इस पद पे हैं इसलिए हमने वो छोड़ दिया और अब हम केंद्र की राजनीति करेंगे। तो ऐसा कोई उनको मतलब सम्मानजनक एग्जिट नहीं मिल पा रहा था।
और सातवीं वजह यह थी कि उन्होंने मेहनत तो पूरी की इस गठबंधन को बनाने में, सफलता कुछ कम मिली, वह एक अलग चीज है, लेकिन सम्मान उनको बिल्कुल नहीं मिला। तो जब कोई आदमी हर जगह हर कदम पर यह महसूस करे कि उसे अपमानित किया जा रहा है, तो उसके लिए वहां पर रुकना बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जो हुई वह यह है कि बिल्कुल आखिरी में कि राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर के अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। जब आप एक गठबंधन बना लिया, आपने आपने यह तय कर लिया कि आप सत्ताधारी गठबंधन के खिलाफ एक कैंडिडेट देंगे विपक्ष से, तो आप जो भी प्लान कर रहे हैं उसके बाद जिस तरह की भी मीटिंग कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं या कोई और कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वो आपको संयुक्त रूप से करने चाहिए। आप तो राहुल गांधी ने या यूं कह लें कि कांग्रेस ने जो यह प्लान किया अपना भारत जोड़ो यात्रा का, जो इन्होंने अभी मणिपुर से शुरू की, तो उस यात्रा में किसी को सम्मिलित नहीं किया, किसी के साथ कोई चर्चा नहीं की, सीधे सीधे अनाउंसमेंट कर दिया कि मणिपुर से यात्रा शुरू होगी और गुजरात या महाराष्ट्र जहां भी जाएगी तो वहां तक जाएगी। तो ये सब बहुत सारे कारण रहे कि उनको लगा कि यार अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं है ना। कोई भी पार्टी जो भी अपना कार्यक्रम होता है अपने हिसाब से कर रही है, गठबंधन को लेकर के कोई किसी के साथ कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहा है, सम्मान नाम की चीज नहीं है भाई। जिस वजह से हम बीजेपी को छोड़ करके आए थे, हमको वहां पे लग रहा था कि हमारा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है और हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता उस समय बोल देते थे कि भाई हमने नीतीश को सीएम बनाया, जबकि हम बड़ी पार्टी थे, हमने वादा किया था। भले ही आप कुछ कहो, लेकिन ये तंज की तरह लगता है। तो इस वजह से वो वहां से छोड़ करके आए थे। जब यहाँ पे आए तो उससे भी ज्यादा दुर्दशा हो गई। तो उनको लगा कि नहीं, इस भाई कम से कम अगर दो बुरी स्थितियां हैं तो उसमें से जो कम बुरी स्थिति है उसमें रहा जाए। तो एक तो ये कारण हुआ। दूसरा, इधर बीजेपी ने उनके लिए कुछ माहौल भी तैयार कर दिया। अब माहौल ऐसा तैयार कर दिया, जो सबसे बड़ा माहौल उनको एक मिल गया अभी, जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। इसके अलावा बिहार के कई लोगों को पद्म पुरस्कार भी दिए गए हाल में। तो यह चीज उनको बड़ी एक मौका दे गई, क्योंकि वो कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं। तो उनके लिए यह एक बड़ा मौका बन गया कि कर्पूरी ठाकुर के नाम पे उन्होंने एक बहुत ही तीखा हमला किया आरजेडी और कांग्रेस पर। और उनका इस तीखा हमला करने का नतीजा यह हुआ कि लालू यादव की बेटी ने उनके ऊपर व्यक्तिगत हमला कर दिया और बस उनको यहीं से मौका मिल गया। हालांकि प्लान तो पहले ही से कर चुके थे, यह ना होता तो कोई दूसरा बहाना बनाते, लेकिन उन्होंने तय किया कि नहीं, अब इनके साथ नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पर ना तो सम्मान है और ना ही राजनीतिक भविष्य है। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए उनका राजनीतिक भविष्य बहुत ज्यादा बचा नहीं है। आगे बीजेपी के साथ अगर वो आकर के सरकार बनाते हैं तो क्या स्थितियां उत्पन्न होती हैं, कब तक चलता है, इस बात की भी शंका है। क्योंकि बिहार में ज्यादातर बीजेपी कार्यकर्ता, और बिहार में क्या, मेरे ख्याल से पूरे भारत में ज्यादातर बीजेपी कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि नीतीश के साथ दोबारा कोई गठबंधन किया जाए। लेकिन बीजेपी के सामने भी एक स्थिति यह थी कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश में जो उस गठबंधन के अंदर खींचतान मची हुई थी, तो वो यह चाहते थे कि अगर नीतीश कुमार उससे अलग हो जाए तो जो इन्होंने एक गुब्बारा बनाया है इंडिया अलायंस का, तो उसे पूरी तरीके से फोड़ दिया जाएगा। और वही उन्होंने किया। क्योंकि चुनाव में परसेप्शन बहुत महत्व रखता है। तो अब जो आने वाला चुनाव है अगले 2-2.5 महीने में, तो उसमें जो परसेप्शन क्रिएट होगा वो यह क्रिएट होगा कि नहीं, ये सब अलग अलग हैं, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते, जब इनका अभी ये हाल है तो चुनाव बाद क्या करेंगे। तो इस तरह की चीजें जब जनता के बीच में जाती हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल होता है चुनाव जीतना। जाहिर सी बात है कि आप कमजोर दिखने लगेंगे। अगर आप कमजोर दिखेंगे तो आपका चुनाव बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। दूसरा, इधर जब से ये राम मंदिर वाला मैटर चला, तब से नीतीश को यह भी एहसास हुआ
कि नहीं, बीजेपी के पक्ष में हवा बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से बिहार में गांव-गांव में, शहरों की तो बात छोड़ दी, शहरों में तो सभी जगह था, गांव-गांव में 22 तारीख और उसके पहले जिस तरह का माहौल बना, घर-घर झंडे लगे, पूजा पाठ हुए, प्रधानमंत्री की अपील पर हर मंदिर साफ सुथरा किया गया, वहां पर भजन संकीर्तन वगैरह हुए, तो उसको देख करके उनको एहसास हुआ कि नहीं, बीजेपी भी बहुत मजबूत स्थिति में है और प्रधानमंत्री की बात लोग वो जो भी बोल देते हैं मान रहे हैं, तो इसका मतलब वो उनके समर्थन में खड़े हुए। तो इसके चलते भी उनको लगा कि नहीं यार, अब यहाँ से निकलो, क्योंकि यहाँ रहने से भी कोई फायदा नहीं है और बेइज्जती अलग से हो रही है। तो अपमान कोई नहीं चाहता है। इसी वजह से नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को छोड़ा और तय किया कि फिलहाल वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। आगे देखते हैं लोकसभा चुनाव के बाद क्या होता है। आज की चर्चा में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।